जय हिंद दोस्तों। मैं संदीप यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट पर। आप लोगों की सीरीज चल रही थी एसएससी जीडी, जो प्रीवियस ईयर अभी एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2024 में, उसकी आंसर की पीवाईक्यू आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं, जिसके अंतर्गत मैंने एक अभी फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया था। अब ये इसी का सेकंड पार्ट है जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ, ये वाला 20 फरवरी 2024 को, ये सेकंड शिफ्ट में ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखिए आपका ये क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है भैया, 720 दे रखा है। उनका महत्तम समापवर्तक मीन्स एचसीएफ 4 दे रखा है, और दोनों संख्याओं का, तो कह रहा है इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, मतलब आपसे पूछा गया है एलसीएम पूछा गया है कितना होगा। देखिए आप लोगों को पता होगा कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल होता है तो आपका क्या होता है, एलसीएम गुणते एचसीएफ बराबर क्या होता है, फर्स्ट संख्या गुणते सेकंड संख्या। ये आपको मालूम है। यहाँ पर आपको एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ दिया गया है और पहली दोनों संख्याओं का गुणनफल भी दिया गया है। तो आपको एलसीएम आसानी से आप निकाल सकते हो। एलसीएम गुणते एचसीएफ आपको कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है, 720 दे रखा है। अब अगर ये 4 इधर उठ के चला जाएगा तो आप डायरेक्ट यहाँ से आप इसको कट कर सकते हो। तो कितने बार कट हो गया, 18 जीरो। तो आपका कितना आ गया एलसीएम, एलसीएम आपका कितना आ गया भैया, यहाँ से 180 आपका आ गया। इस तरह से ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर कितना रहने वाला है, 180। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट आप, अगर आप ये चीज़ समझते हो कि एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो आप यहीं पर डायरेक्ट इससे 4 से भाग कर देते, आपका आंसर सीधे कितना आ जाता, 180। बस यही आपका आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए एक राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज राशि का कितना दे रखा है, 2/5। अगर राशि मान लेते हैं, प्रिंसिपल आपका यही नीचे वाला माना जाता है, प्रिंसिपल कितना मान लेते हैं, 5, तो एसआई आपको कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा, क्योंकि आपका 5 का कितना कर दोगे, 2/5 कर दोगे। तो आपको यहाँ से एसआई आपका कितना हो गया, 2। और आपका टाइम ड्यूरेशन आपका कितना दे रखा है, 5 ईयर का दे रखा है। तो आप लोग जानते हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, एस आई मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल और टाइम। आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप यहाँ से देखिए, 2 रुपए का ब्याज मिल रहा है कितनी धनराशि पर, 5 की धनराशि पर। 2 रुपए का ब्याज मिलता है कितनी धनराशि पर, 5 की धनराशि पर। और कितने समय के लिए मिलता है, तो भैया 5 वर्ष के लिए मिलता है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते, तो इस तरह से आप लोग याद रखिए, 25 25 सौ को कितना हो गया, 100, और 4 दूना 8, तो इस तरह से आपका कितना आ जाएगा बेटा, 8% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या के 20% का 25% कितना है, 250 के बराबर है, तो उस संख्या का 35% क्या होगा। तो आपका क्या दे रखा है, कोई संख्या एक एक्स है, इसका कितना बेटा, 20%। तो 20% आपका कितना होता है, 20% कितना होता है, 1/5। 25% कितना होता है, 1/4। अब देखिए, इसी संख्या, जो कोई एक संख्या है, माना ये संख्या x थी, इसका कितना, 1/5, और इसी का 1/4, वो किसके बराबर है, 250 के बराबर आपको दे रखा है। अब अच्छा, x वो संख्या निकालेंगे तो ये आपका कितना, 20 हो जाएगा, वो सामने जाके क्या हो जाएगा बेटा, आपका गुणा हो जाएगा यहाँ पर। तो मतलब 250 गुणते कितना कर दोगे, 20 कर दोगे। तो ये तो वो एक संख्या निकल के आ गई, लेकिन आपसे संख्या नहीं पूछी गई, क्या कहा गया है आपका, उस संख्या का 35% कितना होगा। तो अब जब ये संख्या आ गई तो इसी का डायरेक्ट कितना निकाल दोगे आप, 35% यहाँ से निकाल दो। तो आप इन दोनों जीरो जीरो को कट कर दोगे, 35 दूना कितना हो जाएगा, 70। तो 25 गुणते कितना कर दोगे, 70। 25 सत्ते 175 होता है, और एक ये जीरो, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 1750 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 संख्याओं का औसत आपका दे रखा है, 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 32 दे रखा है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 बचता है। यदि एक संख्या हटा दी जाएगी तो कितनी संख्या बचेंगी, 4। औसत कितना बच रहा है बेटा आपका, 28। अच्छा, जब 5 संख्या थी तो औसत कितना था, 32 था। एक संख्या हटा दिया गया तो औसत में क्या फर्क आया, 4 की कमी आ गई। 4 की कमी क्यों आई, क्योंकि जो गया तो वो 4 ज्यादा लेके गया होगा, 4 वो ज्यादा लेके गया।
अब ये इम्पैक्ट हर एक चार मतलब कितनी संख्याओं में आया, चार की संख्याओं में, तो हर एक में चार चार का इफेक्ट डाला, तो मतलब जो जाने वाला है वो कितना ज्यादा लेके गया, 16, और बेसिक तो वो लेके गया 32, तो आपका 16 32 आपका आंसर कितना आ गया बेटा, आपका 48 आ गया। तो जाने वाली संख्या कौन सी है, 48। आप डायरेक्ट इस तरह से कर सकते थे, नहीं आप बेसिक से जाते कि पांच संख्या का औसत कितना है बेटा, आपका 32 है, और चार संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 28 दे रखा है। तो ये क्या है बेटा आपका संख्या, ये क्या है बेटा औसत, संख्या गुणते औसत क्या होता है, योग होता है, क्या होता है, योग। तो अब अगर हम 32 गुणते 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 160, 28 गुणते 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 112। अब अगर ये पांच संख्याओं का योग है 160, और ये चार संख्याओं का योग कितना है, 112, 160 में 112 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 48। तो जाने वाली संख्या जो पांचवी संख्या है, जाने वाली संख्या वो कौन सी है, 48। इस तरह से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 8400 रुपए को पी क्यू आर के बीच में क्रमशः 2/3, 3, 1/3 की रेशियो में बांटा गया है, पी क्यू आर। अच्छा इसमें सभी में तीन तीन है, तो इसमें तीन नीचे आप गुणा कर लीजिए, इधर भी तीन का गुणा कर लीजिए। अब सब में तीन तीन नीचे वाला हटा दीजिए, तो ये रेशियो किसका आ गया, पी क्यू आर का रेशियो कितना आ गया आपका, 2:9:1। तो इस तरह से इनका रेशियो आ गया 2:9:1। और 8400 को बांटना है, कुल 84 है, तो अगर यहाँ पर देखेंगे कुल कितना हो गया बेटा आपका 12, तो 12 बराबर ही किसके हो गया आपका 8400 के, तो 12 बराबर किसके है बेटा आपका 8400 के। तो आपको किसका निकालना है, आर का निकालना है। तो आर का यहाँ पर वैल्यू कितनी, एक, तो एक बराबर कितने हो जाएगा, 8400 डिवाइड बाई 12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा आपका 700। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मेज का विक्रय मूल्य दे रखा है 6875, मतलब एसपी आपकी दे रखी है, एसपी कितनी दे रखी है, 6875 दे रखा है, विक्रय मूल्य 6875। यदि लाभ प्रतिशत 25% है, तो मेज का क्रय मूल्य 25% कितना होता है बेटा, 1/4 होता है। ये नीचे वाला क्या होता है, सीपी, ऊपर वाला क्या होता है, लाभ। अगर 4 की चीज है तो 1 रुपए का लाभ लेकर हमने कितने में बेचा होगा, 5 में बेचा होगा। आपके अनुसार पर विक्रय मूल्य, क्वेश्चन में दिया गया विक्रय मूल्य 6875, आपके अनुसार पर विक्रय मूल्य कितना है, 5, तो 5 बराबर वैल्यू दी गई है, 5 बराबर वैल्यू कितने की दी गई है, 6875 की दी गई है। आपको कौन सी वैल्यू निकालनी है, 4 बराबर। तो 6875 को आप किससे, 5 से भाग करके और 4 से क्या कर सकते हो, गुणा कर सकते हो। अब इस तरह से इसको जरा हम भाग करते हैं, 5, 5 एक बार गया, एक बचा 18 हो गया, 15, 5 सत्ते 35, 55 25, तो 1375 आ गया। 13 चौको 52, मतलब 5275 या 300, तो 52 300 कितना हो गया, 5500। इस तरह से आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5500। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक है। एक वस्तु का अंकित मूल्य मीन्स मार्क प्राइस जो है वो क्रय मूल्य सीपी से 60% अधिक है। यदि 20% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए आपका सीपी और क्या आपका दे रखा है, मार्क प्राइस। अगर सीपी 100 रुपए है तो अंकित मूल्य सीपी से 60% अधिक है, तो अंकित मूल्य जो मार्क प्राइस है कितना है, 160। और खैर हमेशा छूट किस पर दी जाती है, मार्क प्राइस पर दी जाती है, तो इस पर कितने परसेंट की छूट दे दी गई, 20% की छूट दे दी गई। 160 का 20% देखेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 32। कितना आ जाएगा, 32। परसेंटेज में 20%, लेकिन छूट एग्जैक्ट मिली कितनी, 32। देखिए 20% आप निकालिए तो इस तरह से आपका कितना आ जाएगा, 32 की छूट दे दी गई। ठीक ना, यहां से आपको समझ में आ गया होगा। आप डायरेक्ट ऐसे देख सकते हैं, 160 था, 10%, हमेशा एक अंक पहले पॉइंट लगा दीजिए, 10% कितना, 16, और 10 का दूना कितना होता है, 20%, तो 16 दूनी 32, तो 32 रुपए की छूट दी गई है। अच्छा 160 की वस्तु उसमें प्रिंट रेट था, जिसमें से छूट कितने की दी गई है, 32 की, तो वो बची कितनी, 128 की। 100 की चीज हम कितने में बेच रहे हैं, 128 में बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं, 128 में बेच रहे हैं। इस वजह से 100 में आपको लाभ कितने का हो गया, 28 का। अब अच्छा यही इसका प्रॉफिट परसेंटेज आ गया, क्योंकि आपको कंपैरिजन क्या करना है, 100 के साथ। तो बेसिक वैल्यू कितनी, 100 ये तो है,
100 में कितना लाभ हो गया 28 का, तो वही 28% लाभ हो गया। या फिर अगर ये नहीं आपको समझ में आ रहा है तो लाभ परसेंट कितना आपको लाभ होगा 28 का कितने में 100 में, और परसेंटेज निकालने के लिए 100, तो 100 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यही आपका कितना आ जाएगा 28% आपका क्या आ जाएगा लाभ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है, सीपी मार्क प्राइस। क्रय मूल्य से, अभी सेम क्वेश्चन ऐसे हमने देखा, अगर सीपी 100 था तो मार्क प्राइस कितना 50% अधिक अंकित करता है 150 अंकित करेगा। 20% की छूट देता है तो 150 पर 20% की छूट देगा तो कितनी छूट दे देगा 30 की छूट दे देगा, तो बेचेगा कितने की 120 की। 100 की चीज 120 में बेच रहा है बेटा, तो यहाँ से कितना लाभ उसको प्राप्त हो गया 20% का क्या हो गया लाभ प्राप्त हो गया। इस तरह से इसका आंसर क्या रहता है 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 कलमों का क्रय मूल्य 5 कलमों के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए आपका क्या दे रखा है, 6 का सीपी किसके है 5 के एसपी के बराबर दे रखा है। अब इसमें देखिए ये आपका सीपी ये आपका एसपी है, तो सीपी को सीपी रहने देते हैं, यहाँ पर इसके नीचे क्या ले आते हैं एसपी ले आते हैं, तो एसपी ले आए। और आपका ये सामने 5 दिया गया था, लेकिन ये 6 वाला उठ के कहा ये 5 के नीचे चला जाएगा, तो सीपी 5 की तो एसपी कितने की 6 की। तो 5 की चीज आपने खरीदी थी 6 में बेच रहे हो, तो प्रॉफिट आपको कितने का हुआ 1 का। हमेशा लाभ परसेंटेज किस में निकाला जाता है सीपी पर, तो सीपी कितना है बेटा 5, तो 1 का लाभ होता है 5 पर, 1/5 कितना होता है 20%, नहीं मालूम है तो 100%, 100 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 20%। ये आ गई। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुणा करते हैं 100 से, और परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं 100 से भाग करते हैं। अब देखिए ये तो हमने डिटेल में किया, लेकिन आप लोग हमेशा ध्यान रखिए जब दो चीजें बराबर में दी जाती हैं, जो चीज उसके अपोजिट लिखी होती है वो इसका होता है। यहां पर आप डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, 6 कलमों का क्रय मूल्य, तो जो क्रय मूल्य के साथ लिखा है वो क्या होगा विक्रय मूल्य होगा, तो 6 क्या होगा आपका एसपी आ जाएगा। लेकिन सीपी कितना होगा बेटा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बस उल्टा हो जाता है। आप यहीं पर पढ़ रहे होते तो आप सीधे कैसे पढ़ते कि 5 की चीज खरीदी थी 6 में बेच रहे, बस उल्टा उसको पढ़ लीजिए। तो 5 की चीज खरीदी 6 में बेच रहे हो, क्योंकि वो रिवर्स होके आ जाएगा, अभी आपको हमने प्रूव करके दिखाया। तो 5 की चीज खरीदी 6 में बेच रहे तो कितने का लाभ हो गया 1 का कितने में 5 में, तो 1/5 कितना होता है 20%। आपका आंसर सीधे कितना आ गया 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए अभी सेम यही हमने कंसेप्ट देखा, यदि x का 45% y के 15% के बराबर है, ये क्या दे रखा है x का 45% y के 15% के बराबर है। अभी आपको बताया जब चीजें बराबर में दी जाती हैं तो उल्टा हो जाता है, तो x अपन y आपका कितना ये 15, ये कितना नीचे बेटा 45, तो आपका x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 3, तो आपका 1:3 आपका रेशियो आ जाएगा। आप डायरेक्ट इसको सीधे लिखते, पहले में 15 दूसरे में कितना 45, ये आप सीधे 1/3 आप बोल सकते थे डायरेक्ट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित पर 80% कितना बेटा 80% प्रति वर्ष की दर से 9,000 रुपए उधार दिए जाते हैं, तो 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा, अर्धवार्षिक संयोजित किया जा रहा है तो 12 महीने में कितने बार ब्याज मिलेगा आपको 2 बार, 2 टर्म में ब्याज मिलेगा। कितने टर्म ब्याज मिलेगा बेटा 2 टाइम्स आपको ब्याज मिल जाएगा, क्योंकि 6-6 महीने की 2 छमाही हो जाएंगी, तो आपको कितने बार ब्याज मिलेगा 2 टाइम ब्याज मिल जाएगा। लेकिन आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट ये कैसी दे रखी है वार्षिक दे रखी है 80%, तो अर्धवार्षिक हाफ ईयरली ये क्या हो जाएगा आपका इसका आधा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा 40% आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 40%। अब देखिए 40% होता कितना है 2/5 होता है, तो आप इसको डायरेक्ट आप इसको ऐसे देख सकते थे कि 5 की चीज हम कितने में 6 में, 5 की जो चीज है वो कितने में जाएगी 6 सॉरी 2 आपका है, तो 5 का जो है वो कितने में जाएगा 7 में। ये आपका प्रिंसिपल और ये आपका अमाउंट, लेकिन कितने वर्ष के लिए दे रहा है 2 वर्ष के लिए, तो आपका ये कितना हो जाएगा 49, ये कितना हो जाएगा बेटा 25। और यहाँ से अगर 25 आपका प्रिंसिपल था 49 आपका क्या है अमाउंट है, तो यहाँ से आपको ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल गया बेटा आपको 24, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल गया बेटा आपको 24। और इस तरह से क्वेश्चन में आपका क्या दे रखा है मूलधन दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 9,000, आपके अनुसार पर प्रिंसिपल कितना है 25 है, तो 25 बराबर ही किसके है बेटा 9,000 के है। आपको निकालना क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपके अनुसार पर कितना है 24, तो 24 बराबर किसके हो जाएगा
24 बराबर किसके हो जाएगा, तो 9000 को हम 25 से भाग कर देंगे, 24 से गुणा कर लेंगे, तो 25 अगर इसको हम 100 मान लेते हैं लास्ट को 4, तो ये कितना बचेगा 90, 9 चौको 36, 360 गुणते कितना आ जाएगा 24, ठीक ना। अब देखिए एक जीरो तो है ही है, और 6 चौको 24, तो इकाई के स्थान पर इसी में 4 पर है, 0 4 हम पूरा गुणा ना करके हम सीधे बोल देते 8640। दूसरा तरीका देखिए, सेकेंड मेथड देखिए आप लोग। सेकेंड मेथड में हम लोग बातचीत करते हैं आपका 40%। 40% आपका कितना होता है बेटा, आपका 2/5 होता है। आपका प्रिंसिपल दिया गया था 9000, तो 9000 का 2/5 आपको ब्याज मिलेगा, तो यहाँ से आपको ब्याज कितना मिल गया 18, 18 दूनी 3600 आपको ब्याज मिल गया। तो फर्स्ट ईयर के लिए आपको 3600 तो ब्याज मिलेगा मिलेगा, सेकेंड वर्ष भी आपको कितना ब्याज मिलेगा 3600 तो मिलेगा मिलेगा जो मूलधन पर, लेकिन सेकेंड वर्ष क्या मिलेगा, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा 3600 का, 3600 का आपको कितना 2/5 और मिल जाएगा। तो यहाँ से ये कितना हो गया 720, ये कितना हो गया 1440, कितना आ गया बेटा आपका 1440, 1440 और ब्याज मिल गया। तो अब इसको हम जोड़ देंगे 36 36, ये कितना आ गया बेटा 7200 प्लस 1440। अब अगर जोड़ेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 8640। तो आपका आंसर क्या आ गया 8640। तो दोनों मेथड आपको समझ में आ गए, जिससे मन करे उससे आप लोग लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नोटबुक और 6 पेन की कीमत कितनी है, 3000 दे रखी है। आपका दे रखा है 3 नोटबुक और 6 पेन की कीमत कितनी दे रखी है, 3000 रुपए आपकी क्या दे रखी है। साथ ही साथ क्या बोल रहा है, एक नोटबुक और 12 पेन खरीद सकते हैं उतने ही पैसे में, उसी पैसे में। तो मतलब क्या बोल रहा है, एक नोटबुक और 12 पेन की भी कीमत कितनी है 3000 रुपए है। अब अच्छा एक बात बताइए, आपको पेन की कीमत आपसे पूछा क्या क्या है, पंदा कलम खरीद सकता है, कितने में पंदा कलम खरीद सकता है, पेन की कीमत पूछा गया पंदा पेन, तो आपको एक पेन की कीमत निकल आए तो आप आसानी से पंदा कलम की निकाल लोगे। तो पेन पेन को कैंसिल कर सकते हैं, तो इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई कर लें 3 का, तो इधर भी कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का। तो ये आपका क्या बन गया 3 नोटबुक प्लस 36 पेन, 3 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे 12 में भी करेंगे, और 3 का मल्टीप्लाई नोटबुक में इसमें भी करेंगे, तो 36 पेन बराबर आपका कितना आ गया 9000 रुपए। इधर आपका ये क्या दे रखा था 3 नोटबुक प्लस 6 पेन बराबर कितना दे रखा था आपका 3000। अच्छा, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पर साइन क्या होते हैं, नीचे के चेंज हो जाते हैं। 3 नोटबुक दोनों कैंसिल होगा, यहाँ से आपके 36 में 6 चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30 पेन बराबर ये कितना बच जाएगा 6000। अब ये हम इसको एक पेन बराबर कितना आ जाएगा 6000 को क्या करेंगे 30 से भाग कर देंगे, तो आपका ये कितना आ जाएगा बेटा 200। एक पेन की कीमत 200 है, आपको कितने पेन निकालने हैं बेटा 15 पेन, तो 15 पेन बराबर कितने के हो जाएगा, तो 200 गुणते कितना कर दोगे 15, तो कितना आ जाएगा बेटा 3000। तो इस तरह से आपका आंसर क्या रहने वाला है 3000 रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक ना, कह रहा है आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब क्या कहा गया कर्व सरफेस एरिया। तो बेलन का कर्व सरफेस एरिया, ठीक ना, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h। तो आपका 2 पाई की वैल्यू कितनी बेटा 22/7, आर कितनी दे रखी है 70 सेंटीमीटर दे रखी है, और एच कितना दे रखा है, हाइट कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। यहाँ से इसको हम कट करेंगे, ये कितना आ गया 10, और 10 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 140, और 22 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया कितना आ गया बेटा आपका 44। 14 चौको 56 की 6 कैरी 5 गया, 14 चौको 56 5 कितना आ गया आपका 61, 6160। तो आपका ये आंसर हो जाएगा इसका। 13 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। कह रहा 32 के पहले सभी अभाज्य संख्याओं का औसत निकालिए। तो पहले तो ये देखते हैं
कि सभी कितनी 32 के पहले कितनी आवाज संख्याएं हैं। तो सबसे पहली सबसे छोटी आवाज संख्या कौन सी होगी? 2, दूसरी 3, फिर कौन सी आ जाएगी? 5, फिर क्या बेटा? 7, फिर कौन सी? 11, फिर कौन सी? 13, फिर कौन सी? 17, फिर कौन सी? 19, इसके बाद बेटा 23, और फिर 29, फिर 31, 32 के पहले तक लेनी है। तो देखिए कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्याएं। औसत क्या होता है? योग बटे संख्या। तो इन सभी का योग बटे क्या कर देंगे? संख्या। संख्या कितनी है? 11। अब अगर इनका योग निकालें तो राउंड फिगर में जल्दी जल्दी से इनको जोड़ लीजिए। देखिए 31 और 29, ये कितना हो गया बेटा आपका? 60। 23 और इधर ये कितना है? 7। तो ये कितना हो गया बेटा आपका? 30। कितना बन गया बेटा आपका? 90। ठीक ना? कितना बन गया? 90। 19 और 11 30, तो कितना हो गया? 120। ठीक ना? 13 17 30, कितना आ गया बेटा? 150। ठीक ना? ये और आपका 10 है तो कितना हो गया? 160। 160 बटे 11, तो आपने जोड़ लिया 160 बटे 11। अब 11 से इसमें भाग करते हैं, 11 बन जाए, कितना बचा बेटा? 5। 11 चौक 44, तो आपका 14 पॉइंट समथिंग यही वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दूसरा कोई 14 से स्टार्ट है नहीं। तो आपका 14.54 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आज की क्लास में कह रहा है स्वप्निल 16 दिन में एक सोफा बना सकता है। जो स्वप्निल है वो कितने दिन में बना सकता है बेटा? 16 दिन में एक सोफा बना सकता है। रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए 128 बटे 17 दिन में पूरा काम कर सकता है। अब मतलब स्वप्निल भी उसके साथ काम कर रहा है, और कौन काम कर रहा है? रेवती भी उसके साथ काम कर रही है। तो पूरा काम कितना? 128 बटे 17 दिन में कर सकते हैं। तो हम यहाँ से कुल काम देख लेते हैं। ये कितना है? 16, ये कितना है? 28। इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 128। तो कुल काम कितना मान लेते हैं? 128। तो स्वप्निल की क्षमता कितनी आ गई? हाँ, कितनी आ गई? 8। ठीक ना? ये क्षमता, कैपेसिटी। इसको हम भाग करेंगे 128 को 128 बट्टे कितना करेंगे? 7। तो ये एक बार जाएगा, अरे 17 है, तो ये ऊपर 17 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 17। यहाँ पर देखिए स्वप्निल और रेवती दोनों मिलकर 8 काम करते हैं। 8 मतलब 16 सोफा बनाते हैं, जबकि स्वप्निल कितना सोफा बनाता है अकेले? 8। तो रेवती एक दिन में कितना सोफा बनाएगी? 17 माइनस 8 कर देंगे तो एक दिन में कितना सोफा बना रही? 9। बनाने कुल कितने सोफे हैं? 128। तो रेवती अकेले अकेले कितना बना देगी? 128 बटे कितना कर देंगे? 9। तो ये आपका 128 बटे 9। इस तरह से ये आपका चौथा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपका देख, इसको सॉल्व करना है। अच्छा, एक अंक के पहले पॉइंट है, अगर स्क्वायर करेंगे तो अब पॉइंट कितने अंक के बाद आ जाएगा? 2 अंकों के, 0.01 आ गया। प्लस इसको स्क्वायर खोलेंगे तो 2 अंक के पहले पॉइंट है, अब कितने अंक के बाद आ जाएगा बेटा? 4 अंक, 0001, ये आ गया। अब इसको जोड़ना है तो ये देखिए 01, यहाँ पर पॉइंट लगा के 01 ऐसे लिखते, अब इसको जोड़ते, ये 00101, तो ये आपका क्या हो जाता? आंसर आपका सेकंड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 384 मीटर लंबी एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। मतलब अपनी खुद की लंबाई को 12 सेकंड में पार करती है। और कह रहा विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए समान लंबाई की एक अन्य ट्रेन को 12 सेकंड में पार करती है। अच्छा बताइए, कोई विपरीत दिशा में एक ट्रेन ऐसे आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है। अब ये पहली वाली ट्रेन कितनी लंबी है? 384 मीटर लंबी है। दूसरी वाली भी ट्रेन कितनी है? 384 मीटर लंबी है। अब जब विपरीत दिशा में होती हैं तो इनकी सापेक्ष चाल चाल दोनों क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। मतलब ये भी उतना चलेगी, ये भी उतना चल रही है, उधर से ये भी उतनी स्पीड से चल रही है, इधर से ये भी, तो दोनों विपरीत दिशा में तो चाल जुड़ जाएंगी। लेकिन यहाँ पर एक सोचने वाली, एक कॉमन सेंस लगाने वाली बात थी। जो पहली ट्रेन है 384 अपनी खुद की लंबाई को 12 सेकंड में पार करती है, और कह रहा दोनों ट्रेन जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो भी 12 सेकंड लगाती है। तो ये पहली वाली जो ट्रेन चली होगी वो अपनी खुद की लंबाई 12 सेकंड में, और 12 सेकंड दूसरी वाली भी ट्रेन चली, क्योंकि दोनों ट्रेन चल तो एक ही साथ रही, तो दोनों ट्रेन को समान समय लगा। तो दूसरी वाली ट्रेन को भी कितना लगा होगा समय? 384 ही लगा होगा। तो 384 मतलब इतनी ही दूरी उसने भी कवर किया। मतलब अब इसने तो 12 सेकंड में कितनी कर लिया? 384। तो बची कितनी दूरी? 384। दूसरी ट्रेन की लंबाई उसको भी कितना? 12 सेकंड।
तो इसकी बेटा चाल क्या आ गई, 32 मीटर प्रति सेकेंड क्या आ गई, चाल आ गई। हम ऐसे कर सकते थे, इस तरह से हम क्या कर सकते थे, इसको देख सकते थे। आप डिटेल में करना चाहो, हम्म, आप डिटेल में इसको करना चाहो तो डिटेल में भी इसका बन सकता है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहली ट्रेन की चाल, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड। तो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड बेटा कितनी आ जाएगी, 384 डिवाइड बाई 12, तो कितने बार चला जाएगा बेटा, 32 बार। तो 32 मीटर प्रति सेकेंड के आगे फर्स्ट ट्रेन की चाल आ गई। अब जैसे आपको मालूम है, ये पहली ट्रेन और ये दूसरी ट्रेन, ये 32 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही है, ये एक्स मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही है, ठीक ना। अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनकी सापेक्ष रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। 32 प्लस कितना आ जाएगा, एक्स। अच्छा, इनकी रिलेटिव स्पीड 32 प्लस एक्स आ गई, रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, 32 प्लस एक्स। अब इनकी ये रिलेटिव स्पीड आ गई। अब कह रहा है एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाती हैं, 12 सेकेंड, 12 सेकेंड का समय लगाती हैं। तो चाल गुड़ते समय तो क्या आ जाती है, दूरी। और दूरी कितनी हो जाती है, क्योंकि 384 पहली ट्रेन की है, 384 दूसरी ट्रेन की है, तो 384 गुणते कितना कर देंगे, 2। अब 2 से इसको कट करेंगे, कितना आ जाएगा, 6। हाँ, अब 6 से जरा इसको कट कर लीजिए बेटा। हाँ, 6 रंग 36, 6 चौको 24, 64 आ गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 64 माइनस कितना कर देंगे, 32, तो आपका कितना आ जाएगा, 32 मीटर पर सेकेंड की आ गई, इसकी चाल आ गई। अगर आप लोगों को फास्ट लग रहा है तो आप लोग मेरे को कमेंट करिए, तो हम थोड़ा सा स्लो चलेंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। एक गोले की त्रिज्या में, एक गोले की त्रिज्या में 50% वृद्धि होती है, तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखिए, 100 था पहले, पहले त्रिज्या 50% बढ़ाई गई, तो 100 से कितना हो गया बेटा, 150। फिर इसमें 50% बढ़ाई गई, तो 50%, 50 मतलब 150 को 50% 75, तो पहले 50% बढ़ाएगी। देखिए बेटा, 50% बढ़ा, तो बढ़ा कितना यहाँ से, 50। अब फिर से 50% बढ़ रहा है, लेकिन 150 का 50 कितना होगा बेटा, 75, तो अब कितनी हो गई, 225। अब 225 आयतन क्या होता है, 3 बार इम्पैक्ट डालता है, ठीक ना। तो फिर से अब 50% बढ़ेगा बेटा, ठीक ना। तो अब 225 का 50% कितना हो जाएगा, 112.5। अब इसको इसमें जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 337.5। पहले 100 था, अब कितना हो गया, 337.5 हो गया। तो बेटा कितना इंक्रीजमेंट होगा, 237.5 का इंक्रीजमेंट आया। 100 के ही साथ में था, तो यही इसका परसेंटेज आ गया। नहीं अगर करना ही है तो 100 कितना बड़ा, 100 में बड़ा है, और परसेंटेज निकालने के 100, तो 100 कट जाएगा, तो यही आपका कितना आ गया, 237 दशमलव कितना आ गया, 5% की क्या आ जाएगी, इंक्रीजमेंट। आप इस तरह से कर लीजिए, ठीक ना। आप ऐसे नहीं करना चाहते हो, 50% कितना होता है बेटा, 1/2। तो 2 से कितनी हो गई, 3, एक ऊपर वाला यही बढ़ा, और हर बार कितना, ये आयतन में कितने बार होगा, 3 बार। तो इसका भी क्यूब कर दीजिए, इसका भी क्यूब कर दीजिए, तो ये कितना आ गया, 8, ये कितना आ गया बेटा आपका, 9। यहाँ अरे सॉरी, ये कितना आ गया आपका, 27। यहाँ से देखिए ये कितना बढ़ गया बेटा, 19, किस में से, 8 में से। परसेंटेज लगाने के लिए क्या कर देते हो, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक ना। अब अगर डायरेक्ट हम इसको देखें, 8 दूनी 16, 2 बार तो कंप्लीट कर रहा है। अगर इतने ही वैल्यू को हम देखें, अभी फ्रैक्शन वैल्यू को, अभी 100 से हम बातचीत नहीं कर रहे हैं। 8 दूनी 16, 3/8, ये तो 2 कंप्लीट है, तो ये कितना हो गया हमारा, 200% हो गया। प्लस साथ ही साथ 3/8 कितना होता है, 37.5% होता है। तो हम इसी को जोड़ देंगे आपस में, तो कितना हो जाएगा, 237.5। या फिर आप पूरा पूरा क्या कर सकते हो, 1900 में 8 का भाग कर दोगे तो भी कितना आ जाएगा, 237.5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। कह रहा है 72 बाइंडर जो पुस्तक बांधते हैं, 22 दिन में 720 पुस्तकों को बांध सकते हैं। 12 दिनों में 660 पुस्तकों को बांधने के लिए कितने बाइंडर की आवश्यकता होगी। आपके पास कितना दे, 12 मैन दे रखा है, वही बाइंडर, मतलब 72 मैन दे रखा है।
आपके कितने दिन में बांध देते हैं बेटा? 22 दिन में। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा MDH, वर्क फर्स्ट, मैन डे हावर। MDH, मैन डे हावर, वर्क सेकेंड। ये तो MDH वाला फार्मूला तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो 72 आदमी 22 दिन तक काम करते हैं तो कितनी पुस्तकों को बांध देते हैं? तो ये 720 जो पुस्तक है, ये क्या है? काम है। 720 वर्क, वर्क नीचे आ गया। आपका क्या करना है? कितने आदमी या कितने बाइंडर, यक्स आदमी 12 दिन तक काम करेंगे तो कितनी पुस्तक बनाना है उनको? 660। अब देखिए, जीरो से जीरो कट गया, 72 से ये 72 कट गया, ठीक ना? दो से इसको कट करेंगे 6, ये कितना आ गया? 11। 6 से इसको कट करेंगे 11, तो ये 11 सामने जाके गुणा हो जाएगा जाके। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 11 गुणते 11 तो कितना आ जाएगा? 121। आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 121। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें से 1003 चॉकलेट, 27 3 कैंडी इस प्रकार विभाजित की जा सकती हैं कि प्रत्येक छात्र को समान संख्या में चॉकलेट और कैंडी मिले। मतलब दोनों ही, मतलब सभी छात्रों को समान समान संख्या में चॉकलेट और कैंडी मिले। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में, हाँ, कैंडी कैन डिस्ट्रीब्यूटेड सच दैट ईच स्टूडेंट गेट सेम नंबर ऑफ द ईच, मतलब सेम नंबर दोनों से बोल रहा है। और क्या कह रहा है? अधिकतम, अधिकतम की बातचीत होगी तो क्या आपका मालूम है? आपको SCF निकालना होता है। तो मतलब 1003 को और 2703 को इस प्रकार से वितरित करना है कि प्रत्येक छात्र के हिस्से में समान संख्या में कैंडी और समान संख्या में क्या पड़े? चॉकलेट की संख्या जाए। तो अब अच्छा बताइए, 1003 और कितना दिया है? 2703। इसका क्या निकालना है हमको बेटा? SCF निकालना है। तो SCF निकालने का सबसे सही तरीका होता है डिफरेंशिएट मेथड। तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 1003 को 27 3 से घटा देंगे तो कितना आया डिफरेंस? 1700। अब अगर देखिए, अब जो भी SCF होगा, या फिर ये 1700 होगा, या 1700 का ही कोई ना कोई क्या होगा जो 1700 में भाग चला जाए वो होगा, ठीक ना? अब यहाँ पर देखिए, क्या ये 1700 1003 में भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। क्या ये 1700 2703 में भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। अगर ये भाग नहीं जा रहा है तो इसका मतलब क्या चीज है? ये 1700 का ही कोई ना कोई गुणनखंड है। तो कुल मतलब इसी का फैक्टर ये 1700 का, तो ये 1700 गुणते कितना? आपका 100। तो अब देखिए, 100 तो इसमें भाग नहीं जाता है ये, लेकिन 17 इसमें भाग चला जाएगा और इसमें भी 17 चला जाएगा। 1003 में भी 17 जा रहा है, 2703 में भी 17 जा रहा है। इस तरह से इसका आपका आंसर कितना आ जाएगा? 17। नहीं, आप दूसरा क्या आप ऑप्शन से डील कर सकते थे? क्या पहले 1900 से 19 से भाग दोनों में देख लेते, 29 से भाग देख लेते, फिर आपका 1700 रहता, 17 से भाग देते तो कट जाता, तो यही आपका क्या आ जाता? आंसर आ जाता। अगर आपको क्लास ये थोड़ी फास्ट लग रही है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, तो हम थोड़ी सी स्पीड को क्या करेंगे? स्लो करेंगे। ओके, टेक केयर। सभी लोग इस क्लास को पूरा पूरा वॉच करिए। ओके, बाय, टेक केयर।